नमस्कार साथियों। बाबूशाह हमारा मान है, स्वाभिमान है, गुमान है। इस सदी में सामने आई तमाम हिंदी कवयित्रियों में, गद्यकारों में बाबूशाह का नाम अब जाना पहचाना है। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। नई सदी की हिंदी कविता का जो मुहावरा बना है उसमें उनकी खास उपस्थिति है। कथ्य हो या शिल्प, दोनों ही स्तरों पर उन्होंने हिंदी कविता को एक नया चेहरा, नया बिंब, नए प्रतीक और उपमान दिए हैं। समालोचना जगत में आलोचना, समीक्षा और गद्य की निकष भी कविता के साथ साथ उनकी सहयात्री रही है। उनकी कविताएं प्रमुखता से समालोचन पर छपती भी रही हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता ब्रेकअप भी वहीं छपी थी और मैंने उन दिनों उसे पढ़ा था। 2 संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इधर कुछ लघु फिल्में भी बना रही हैं और सक्रिय हैं। नई सोच से काव्य जगत को नए आयाम देने वाले बाबूशाह बहुत कम समय में जनमानस में अपना स्थान बना रही हैं। 2014 में इन्हें नवलेखन के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उनके द्वारा रचित प्रेम गिलहरी दिल अखरोट बड़ा दिलचस्प काव्य संग्रह है और कविता वसीयत, इसी काव्य संग्रह से लोक जीवन को एक नई दृष्टि देती हुई ये कविताएं बाबूशाह के व्यक्तित्व को भी उद्घाटित करती हैं। उनकी कविताओं के माध्यम से अगर उन्हें चिन्हा समझा जाए तो वो जैसे किसी दरवेश की तरह, किसी शोधार्थी की तरह निरंतर शोध में, खोज में रत हैं, तल्लीन हैं और इसलिए अपने शब्दों में वो एक जादू, एक तिलिस्म की दुनिया रचती हैं। और यही कारण है कि उनमें व्यक्त जो भाव हैं उन भावों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भाव और संवेदन को शब्दों में बांधना वैसे ही दुरूह रहा है और बाबूशाह कुछ लोक राग लेकर आती हैं कविताओं में। आत्ममुग्धता से अलग हैं, उन्हें रागों में ही खोजा जाए। ऐसी कोई माप नहीं है, ऐसा कोई मापक नहीं है, ऐसा कोई फ्रेम नहीं है, साँचा नहीं है जिसमें हम बाबूशाह को बांधें या उनके शब्दों को बांधें। वो गहरे एहसास की रचनाएं रचती हैं, कल्पना की उड़ान भरती हैं और इनकी कविताएं स्त्री मन की सर्वोत्तम व्याख्या है, बल्कि अंधेरे कुहासे को चीरती हुई, उन काले घने बादलों को चीरती हुई स्त्री का जो मन है और उसके मन का जो मौसम है उसकी व्याख्याकार हैं बाबूशाह। कविताएं कुछ बेलौस, क्या कह सकते हैं, बेधड़क, बेखौफ, बिंदास। ये कविताएं दरअसल अपनी मौज में गुम हैं और खुद को ही ढूंढने की कोशिश। ऐसी स्त्रियां जो बेलौस हैं, बिंदास हैं, वो खुद को ही ढूंढने में दिन रात किए हैं। वो खुद भी लिखती हैं, मत ढूंढो मुझे शब्दों में, मैं मात्राओं में पूरी नहीं, व्याकरण के लिए चुनौती हूँ। न खोजो मुझे रागों में, न खोजो मुझे रागों में, शास्त्रीयता से दूर आवारा स्वर हूँ, एक तिलस्मी धुन हूँ। मेरे पैरों की थाप महज कदम ताल नहीं, एक आदिम जिप्सी नृत्य हूँ। स्वप्न हूँ, भ्रम हूँ, मरीचिका में, स्वप्न हूँ, भ्रम हूँ, मरीचिका में, सत्य हूँ, सागर हूँ मैं अमृत। तो शोधार्थियों, आइए देखते हैं बाबूशाह की वो ज़रूरी 5 कविताएं और उन कविताओं के बहाने मैं अपने मन की भी कुछ बात करूँगी। मेरी पसंद की पहली कविता है वो 4 आदमी। वहाँ 4 आदमी थे, पहला शब्दों से भरा हुआ था। उसके मुंह से ही नहीं, नाक, कान और आंखों से भी शब्द टपकते थे। शब्दों के ढेर पर खड़ा था। उसी गीता कंठस्थ थी, पर कृष्ण का पता न था। दूसरा अर्थों से भरा था। वह हर समय परिभाषाएं गढ़ता था। मौसम, खगोल, रहस्य, आकाश, पाताल, भूगोल, राजनीति, कला, प्रेम की व्याख्या करता था। अर्थों को खोजती उसकी नजरें मेरे उभारों और गुलाइयों की विवेचना करती थीं। तीसरा मौन से भरा हुआ था।
तीसरा मौन से भरा हुआ था, उसके माथे पर चंदन चमकता, उसके मौन के चारों ओर अपार भीड़ थी, उसे पूजा जाता, उसका तना हुआ चेहरा देख लगता था उसने जुबान का गला दबा रखा हो। उसकी जबान को छोड़ बाकी सब कुछ बोलता था। उसके मौन में बहुत शोर था। और एक था चौथा आदमी, खालीपन से भरा हुआ था, घुटनों के बल बैठा, आकाश को निहारता। उसकी खाली आंखें भरी हुई थीं, खींचती थीं जैसे लुनेटिक्स को खींचता है चांद। और मैं खिंच गई थी। बाबूशाह कलई खोल रही हैं अभी उन 4 लोगों की शिनाख्त करते हुए। उन 4 लोगों की शिनाख्त करते हुए बाबूशाह एक को बहुत मुखर, एक को बहुत चुप और एक को शब्दों को तोलते हुए और एक अर्थ को खंगालते हुए, पर ये सब बेमानी लग रहे थे। बाबूशाह अपनी ही पड़ताल करती हैं और कविता आगे बढ़ती है। उसके खालीपन में मैंने छलांग लगा दी, उसके खालीपन में मैंने छलांग लगा दी। हम एक के भीतर एक थे, पर 2 थे। हमारी सटी हुई त्वचाएं जल्दी ही ऐसी महीन रेशमी चादर में बदल गईं कि हवाएं उसके आर पार जाती थीं, बौछारें जहां मुकाम बन टिक जाती थीं। हम दोनों की सटी हुई त्वचाओं के बीच भी हमने खाली ही छोड़ी थी वो खाली जगह। अब उस खाली जगह में गिलहरियां फुदकती हैं, पपीहे गीत गाते हैं, तितलियों का रंग वहीं बनता है, चांद की कलाएं बदलने के बाद वहीं आकर रहती हैं, वहीं बहती रहती है शराब, झरने वहीं से फूटते हैं। और एक दरवेश एक हाथ से आकाश थामे, दूसरे से धरती संभाले, अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है गोल गोल। ये दरवेश और कोई नहीं, खुद बाबूशाह हैं। तो ये तलाश सतत जारी रहेगी जब तक उसे पा न लिया जाएगा जो चिन्हित है, जिसकी शिनाख्त हो रही है, जिनकी पहचान हो रही है और जिनको रेखांकित कर रहे हैं बाबूशाह। उन सब को सामने लाकर जो अनचिन्हा रह गया, जो अबोला रह गया, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, बाबूशाह कोशिश कर रही हैं, उसका शोध कर रही हैं, उसे शोध रही हैं और लगातार उसकी पहचान और परख को बनाए हुए खुद को दरवेश के रूप में देख रही हैं। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता, सुग्गे का पंख सा दुपट्टा, जिसके एक छोर में बंधी रहती स्मृतियों की इलायची, हमेशा दूजी गांठ में 70 बरस लड़के का वादा। पेड़ पर टिके खड़ी पहाड़ी गांव की एक सांझ, जिसकी परछाई मैदानों तक खींच जाती। रंग बेरंगे मौसम के धागे सा मैं काढ़ती रुमाल पर नाम तुम्हारा। नदी के तरौंस पर बैठे किसी मासूम झगड़े के बाद तुम्हारी तर्जनी के पोर से झर आती मेरे माथे पर नर्मदा रंग की बिंदी। और दुख की छोटी पगडंडी में एक जोड़ी परछाई की आवाजाही। बस इतना ही तो चाहा था। दुख की छोटी पगडंडी में एक जोड़ी परछाई की आवाजाही, बस इतना ही तो चाहा था। पीठ के तालाब में तड़प कर मर गई तुम्हारे होंठ की मछली। शीशी में भर कर सिरा आऊं मैं नदी के तरल में, तुम्हारी अध बुझी सिगरेट जैसा मेरा अध सुलगा मन। मगर अफसोस कि मेरे शहर की नदी किसी भी नेशनल हाईवे पर उफ ना जाए। वो तुम तक नहीं पहुंच सकती, वो तुम तक नहीं पहुंच सकती। कोई जो देखना चाहे समंदर का घना सूनापन, कोई जो देखना चाहे समंदर का घना सूनापन, जाए झांकें तुम्हारी आंखें। तुम्हें भेजने थे दुपट्टा, सांझ, बिंदी, तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब तक न भेजा। तुम्हें भेजने थे दुपट्टा, सांझ, बिंदी, तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब तक न भेजा। कोई अफसोस होगा तुम्हें,
कोई अफसोस होगा तुम्हें जब अचानक बिन जताए एक दिन कैलेंडर में मेरी सांसों का इतवार आ जाएगा। कोई अफसोस होगा तुम्हें जब अचानक बिन जताए एक दिन कैलेंडर में मेरी सांसों का इतवार आ जाए। वाह बाबूशाह, ऐसा तो तुम ही कह सकती हो। उस अफसोस जिसे ये अफसोस होगा, जो उस अंतिम बिलन बिंदु तक पहुंच न सका, जो उन ख्वाहिशों को पूरा न कर सका, जो उन बेहिसाब बेशकीमती एहसासों की कद्र न कर सका, अफसोस तो उसे होगा। कोई अफसोस होगा तुम्हें जब अचानक बिन जताए एक दिन कैलेंडर में मेरी सांसों का इतवार आ जाएगा। एक दिन शहरों के बीचों बीच रास्ते बनाकर आएगी नदी, तुम्हें देने मेरी यह आखिरी चिट्ठी। तुम नदी को मुट्ठी भर जौ तिल देना। तुम नदी को मुट्ठी भर जौ तिल देना। प्रेम की पराकाष्ठा है साथियों, शुद्धार्थियों। प्रेम को कई परतों में बाबूशाह उद्घाटित करती हैं अपनी कविताओं में, और वो इसीलिए चिन्ही जानी जाती हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी ख्याति भी इसीलिए है कि हर शेड को पकड़ती हैं। उस उड़ान को जो मुक्त करता है, जो आपको ईज़ बहुत इजी बनाता है, बहुत क्या कह सकते हैं, वो जिस्म से बाहर की चीज़ है, वो रूह की तड़प है, वो आकाश का रंग लिए हुए है। और ये सब, ये जादू, ये तिलिस्म जब घट रहा है तो दरअसल वास्तविक दुनिया में जो चिरपरिचित भाव है, रंग हैं, जो दुधिया हैं, सलेटी हैं, जो चमकीले हैं, रुपहले हैं, बाबूशाह उन सबको भी पकड़ने की कोशिश करती हैं। इसलिए कविता बेशकीमती हो जाती है। उनकी अगली कविता है वसीयत। आप शीर्षक भी देखें, बहुत दमदार बाबूशाह लाती हैं। वसीयत। मेरे मरने के बाद खंगालना मेरा कमरा, टटोलना हर एक चीज़, घर भर में बिन तालों के मेरे सामान बिखरा पड़ा है। दे देना मेरे ख्वाब उन तमाम औरतों को जो किचन से बेडरूम तक सिमट गईं, अपनी दुनिया में गुम गई हैं। बांट देना मेरे ठहाके वृद्धाश्रम के उन बूढ़ों में जिनके बच्चे अमेरिका के जगमगाते शहरों में लापता हो गए हैं। टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे, इस रंग से रंग देना उस बेवा की साड़ी जिसके आदमी की खून से बॉर्डर रंगा हुआ है। तिरंगे में लिपट कर वो कल शाम सो गया। शोखी मेरी मस्ती मेरी, शोखी मेरी मस्ती मेरी, भर देना उनकी रग रग में झुके हुए कंधे जिनके बस्तों के भारी बोझ से। आंसू मेरे दे देना तमाम शायरों को, हर बूंद से होगी गजल पैदा, मेरा वादा है। मेरा मान मेरी आबरू उस वेश्या के नाम है, मेरा मान मेरी आबरू उस वेश्या के नाम है। बेचती है जिस्म जो बेटी को पढ़ाने के लिए। उस देश के एक एक युवक को पकड़ के लगा देना इंजेक्शन मेरे आक्रोश का, पड़ेगी इसकी ज़रूरत क्रांति के दिन उन्हें। दीवानगी मेरे हिस्से में है, दीवानगी मेरे हिस्से में है उस सूफी के, निकला है जो अब छोड़कर खुदा की तलाश में, निकला है जो सब छोड़कर खुदा की तलाश में। बस बाकी बचे मेरी ईर्ष्या, मेरा लालच, मेरा क्रोध, मेरा झूठ, मेरा स्वार्थ। तो ऐसा करना उन्हें मेरे संग ही जला देना, तो ऐसा करना उन्हें मेरे संग ही जला देना। ये बेबाक बयानी, ये निष्कंप स्वीकारोक्ति, ये निर्भय बयानी, ये निर्भीक, बिना डरे हुए, बिना संकोच के, बेझिझक जो बाबूशाह ईमानदारी से कह जाती हैं कि जो क्रोध है, जो लोभ है, जो ईर्ष्या है, जो डाह है, इसे तो मेरे साथ ही खाक कर देना, जला देना। लेकिन जो कुछ मुझ में बचा है और जिसकी वजह से मैं अब तक बची हूँ और जीवित हूँ, जिसकी ज़रूरत वसीयत के रूप में बाद में भी रह जाएगी, और जिनको जिनको उसकी ज़रूरत है, जिनको जिनको उसकी दरकार पड़े, उनमें से शेयर कर देना, उनमें से बांट देना। और जो मर जाना चाहिए, जो मेरे साथ ही ख़त्म हो जाना चाहिए,
जो मेरे बाद तक नहीं बचना चाहिए वो वही क्रोध है, वही ईर्ष्या है, जो मानवीय सुलभ है, जो मनुष्य होने के नाते देहधरी का दंड है, उसको मेरे साथ जला देना। वाह बाबूशाह, ईमानदार वक्तव्य। अगली कविता 10 दिन और 11 लोग। शोधार्थियों, ये कविता ध्यान देने के लायक है। कठोर है लाल स्याही के वे छल्ले जो छिले हुए कैलेंडर की ओर बिना देखे कुछ तिथियों की परिक्रमा करते हैं। निर्लज्ज हैं वे तिथियां जो रेत के दरिया में आधे डूबे ओज़िमेनिडियास के पैरों के जोड़े की मानिंद तनी हुई हैं। एक क्षण है जिस पर कांटेदार बाण बंधी है। इस क्षण के हृदय में ही समाहित है एक युग जो कटता नहीं पर एक दिन कट ही जाएगा। क्रॉसिंग पर कारों का शोर सुनते हुए कई बार पकड़ना चाहा देह से उगी परछाई को जो सड़क पर लंबवत खिसकती थी, एक दिन मेरे ही भीतर लुप्त हो गई। एक भीड़ भरी सड़क के बीचों बीच अस्त हुआ सूर्य कुछ ही दिनों में फिर उगेगा। मेरी परछाई फिर आकार लेगी। ग्रहण समाप्त होते ही चबा लूंगी तुलसी के पत्ते जो मैंने पानी में डाल रखे हैं। छोटी छोटी उंगलियों वाली एक लड़की के लिए जिसे मिल्स एंड बून में कोई दिलचस्पी न होगी, एक दिन खोल दूंगी वो संदूकची जो असंख्य कथाओं से भरी पड़ी है। एक भीड़ भरी सड़क के बीचों बीच अस्त हुआ सूर्य कुछ ही दिनों में फिर उगेगा। मेरी परछाई फिर आकार लेगी। ग्रहण समाप्त होते ही चबा लूंगी तुलसी के पत्ते जो मैंने पानी में डाल रखे हैं। छोटी छोटी उंगलियों वाली एक लड़की के लिए जिसे मिल्स एंड बून्स में कोई दिलचस्पी नहीं, एक दिन खोल दूंगी वो संदूकची जो असंख्य कथाओं से भरी पड़ी है। एक छिले हुए कैलेंडर की धूल पोंछ जाएगी। वो जानेगी एक दिन कैसे हुआ था प्रग्रह के पूर्व सूर्य का अश्रु स्नान। वो जानेगी जीवन पृथ्वी की तरह होगा, शेष के फन की तरह होगा प्रेम जिस पर टिकती है पृथ्वी। साथियों, ये कविता उस विराट सत्य की ओर भी उद्घाटन करती है, पंच तत्वों की ओर उद्घाटन करती है। ये कविता ओज, तेज और सूर्य की ही बात नहीं करती, उन अंधेरी गुफाओं की भी बात करती है जहाँ वो रोशनी पहुँच नहीं पा रही है। कैलेंडर का बदलना, कैलेंडर तिथियों का बदलना, समय का बदलना और स्पंदन को चिन्हना, ये बाबूशाह को बहुत अच्छी तरह से आता है। और ये सिंबॉलिक हैं दरअसल। मैंने कहा ना उनके परिचय में कि नए उपमान, नए प्रतीक लाती हैं वे। वोकैबलरी भी बिल्कुल बाबूशाह की अलग होती है उनके समकालीन कवयित्रियों की तुलना में। तो बाबूशाह उन सब चीज़ों को जिनके लिए जो हिस्से में रह जाए वो बाबूशाह चाहती हैं कि वो उन्हें मिल जाए, वो उन्हें प्राप्त हो जाए। और जो कुछ अप्राप्य रह गया, जो तिलस्म सा रहा, जो दिखाई नहीं देता, जो साफ नहीं है, पारदर्शी नहीं है, बाबूशाह उनका शोध करती हैं और आप सबको अपनी कविता में उससे परिचित करवाती हैं। आखिरी कविता कुछ डिब्बा बंद ख्याल, बिल्कुल बाबूशाह के ही व्यक्तित्व की तरह ये कविता है और इस कविता की यात्रा हम करेंगे। ज़्यादातर स्त्रियों को नहीं होती आँखें, नाक, कान, वे होती हैं मात्र गहरी अंधी सुरंगें। गाय पॉलिथीन खा गई, आदमी सुअर खा गया, औरत खा गई अपना ही गुलाबी कलेजा, हर कोई खुद को मारने पर उतारू था। सुख के गुच्छे जितने घने थे, दुख की जड़ें उतनी गहरी। रात के तीसरे पहर में जागते हुए ऐसी ही कभी उसने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में सोचा होगा। मैंने उड़ने दिया सुनहले पंखों वाली इच्छाओं को, लुभावनी कलाबाजी के साथ एक ऊंची उड़ान, फिर वे खो गईं अदृश्य अनंत आकाश को। मैंने उड़ने दिया सुनहरे पंखों वाली इच्छाओं को, लुभावनी कलाबाजी के साथ एक ऊंची उड़ान, फिर वे खो गईं अदृश्य अनंत आकाश में। मैंने नहीं मारा इच्छा को कि वो बेचारी तो खुद ही अमर नहीं। मेरे खून से खत्म हो रहा है लोहा, ऐसा डॉक्टर ने कहा।
मेरे खून से ख़त्म हो रहा है लोहा, ऐसा डॉक्टर ने कहा, मुझे लगा बढ़ रहा है हर दिन लोहा। मैं फ्रांस हूँ और यह संभव है कि मैं कभी साइबेरिया हो जाऊं। मेरे गुंबदों पर सोने के तार जड़े हुए हैं, मेरे अस्तित्व पर बर्फ नहीं गिरती। मेरा हर श्वास नूतन है, विश्व के कुछ हिस्सों के लिए प्रेरक, कुछ के लिए घातक हूँ मैं। कुछ के लिए घातक हूँ मैं, मेरे प्रति तटस्थ दृष्टिकोण रखना असंभव है। मतलब बाबूशा को नज़रअंदाज करना असंभव है। मतलब उस जो तमाम मिथक इसमें बुनती हैं, इच्छा का, ख्वाहिशों का, या खून से ख़त्म होते लोहे का, या तमाम स्त्रियों का बिंब जो बुनती हैं इसमें। स्त्रियां आँखें हैं, कान हैं, नाक हैं, पर वे अंधी गुफाओं जैसी हैं, सुरंगों जैसी हैं। या जब वे सुख के गुच्छों की बात करती हैं, या वो सुनहली इच्छाओं की बात करती हैं, कलाबाजियों की बात करती हैं, अनंत आकाश की बात करती हैं, तो बाबूशा अपना ही विराट कैनवास और उस पर जो विविध रंग उकेरे हैं उन्होंने, उन सब की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। बेहतरीन कविताएं शोधार्थियों, बहुत शुक्रिया बाबूशा इन अच्छी कविताओं के लिए, सच्ची कविताओं के लिए, बहुत शुक्रिया।